Assalamu alaikum. I am Tahira Abrar, lecturer visual impairment from Government Training College for the Teachers of Blind, Lahore. I will teach you the subject management of visually impaired children. The chapter is visual mechanism. It is chapter number 2, and the topic is functions of the human eye 2.2. हम पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पर वो हैं, और हमने आई स्ट्रक्चर के ज़रिए से, डायग्राम्स के ज़रिए से समझने की कोशिश की कि उनका आपस में क्या रिलेशंस है और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन है। हमने ये भी पढ़ा था कि आई की जो वॉल्स होती हैं, 3 वॉल्स होती हैं। आउटर फाइब्रस लेयर है, मिडल लेयर है, मिडल वेस्कुलर लेयर होती है, और थर्ड इनर मोस्ट लेयर होती है, और उनके जो फर्दर हैं वो क्या पार्ट्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके क्या रोल होता है, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या इनकी फिजियोलॉजी होती है। As a part of the coursework for becoming certified as a teacher of student with visual impairment, it is necessary to take a class on the students and function of the eye, understanding the significance of each area of the eye can help our TVI understand the possible effects of various visual diagnoses. बिल्कुल ये ज़रूरी है कि विजुअल इम्पेयरमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका टीचर होने के नाते से ये ज़रूरी है कि टीचर को पता होना चाहिए कि आई एलिमेंट्स क्या क्या होती हैं, क्या आई डिज़ीज़ हैं, क्या कॉजेज़ होती हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की, क्या इसकी क्लासिफिकेशन होती है, और ताकि वो ये समझ सकें कि जो उनके पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन के साथ विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे आ रहे हैं, उनको कौन सी डिज़ीज़ है, उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू चल रहा है, ताकि वो उनको डॉक्टर के पास रेफ़र कर सकें। और इसके अलावा वह क्लासरूम की मैनेजमेंट जो है वो उनके अकॉर्डिंग जो भी उनकी विज़न का जो क्लासिफिकेशन चल रही है, विज़न का जो ग्रेड चल रहा है, अगर वो लो विज़न है, सीवियर ब्लाइंडनेस है, या जिस तरह से भी उनका सारा जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको वो सॉल्व कर सकें और क्लासरूम को मैनेज कर सकें, और उनके लिए आसानी पैदा कर सकें और लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट वहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम हमारे आई बॉल जो होता है उसके ऊपर एक टीयर फिल्म होती है, सबसे ऊपर टीयर फिल्म होती है, टीयर जिसको हम टीयर लेयर भी कहते हैं। इसको लैक्रिमल सिस्टम होता है हमारा, ये पूरा द टीयर लेयर, द लैक्रिमल सिस्टम इज़ द फर्स्ट लेयर of the eye that light strikes. It is clear, moist and salty. Its purpose to keep the eye smooth and moist. तो ये जो लेयर होती है ये आँख को स्मूथ रखती है, मॉइस्ट रखती है। जब हम आई ब्लिंकिंग कर रहे होते हैं तो यही लेयर जो है ये स्प्रेड हो रही होती है आई ब्लिंकिंग के ज़रिए से। और दूसरा, जब आई ब्लिंकिंग हो रही होती है तो क्या होता है कि हमारी आँख जो है वो इसको ना सिर्फ स्प्रेड कर रही होती है, बल्कि ये होता है कि आँख बहुत जल्द ड्राई भी नहीं हो पाती। होता ही है कि अगर हमारी आँख मुकम्मल तौर पर, पूरे तौर पर खुली रहे, ज़्यादा टाइम के लिए खुली रहे, तो क्या होगा कि आँख जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, और फिर उसकी वजह से क्या होगा कि आई ब्लिंकिंग में भी प्रॉब्लम होगी, और जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। और इसके अलावा क्या होता है कि ये जो लेयर होती है ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है आई की प्रोटेक्शन में। बाहर से कोई भी पार्टिकल्स आ जाते हैं, कोई डस्ट आ जाती है, तो उसको ये रिमूव कर देती है, वहाँ पे ठहरती नहीं है कोई चीज़। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर होती है जो कि आँख की एक तरह से हिफाजत भी कर रही होती है और उसको मॉइस्ट कर रही होती है। जो दूसरा पार्ट होता है स्क्लेरा,
सक्लेरा जो है ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सक्लेरा है ये आउटर फाइब्रस लेयर का एक पार्ट होता है। ये जो ओपैक होता है, इसमें से रोशनी की शुआएं नहीं गुजरती। फाइब्रस होता है, टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है आँख की। द सक्लेरा इज़ द ओपैक फाइब्रस टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द आई, white of the eye, that is directly continuous with the cornea in front and with the sheath covering the optic nerve behind. The sclera provides protection and form. sclera ही है जो कि आँख को शेप दे रहा है। ये देखिए, ये जो आउटर आपको वाइट पार्ट नज़र आ रहा है, एक एनवेलप समझ लें, एक प्रोटेक्टिव लेयर समझ लें, ये आई बॉल को शेप भी दे रहा होता है और आई बॉल की प्रोटेक्शन भी कर रहा होता है। और ये फाइब्रस कोट होता है, ये ओपैक भी होता है, इसमें से रोशनी की शुआएं नहीं गुजर रही होती। लेकिन इसके अंदर वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसके दरमियान में यहाँ जो पार्ट सामने से आपको ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाइट पार्ट सक्लेरा है, और ये जो पार्ट नज़र आ रहा होता है ट्रांसपेरेंट, ये कॉर्निया होता है। ठीक है, ये आउटर लेयर होती है। और यहाँ पर जहाँ पर कॉर्निया और ये जो सक्लेरा है, इनका जंक्शन होता है, यहाँ पर एक जो पार्ट होता है उसको हम लिम्बस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कॉर्निया जो है, कॉर्निया आउटर लेयर का ही पार्ट होता है और सक्लेरा भी इसी का एक हिस्सा होता है। तो सक्लेरा क्या करता है? सक्लेरा आँख को प्रोटेक्शन दे रहा होता है और इसके अलावा ये आई बॉल की पूरी फॉर्म को बना रहा होता है। फाइब्रस कोट होता है और इसमें से ये ओपैक होता है और इसमें से रोशनी की शुआएं नहीं गुजरती, जबकि जो कॉर्निया है इसमें से रोशनी की शुआएं गुजर के आगे पूरा एक प्रोसेस हो रहा होता है। अगर हम सक्लेरा सामने से देखते हैं तो वो जो वाइट पार्ट होता है वो सक्लेरा होता है जी। दूसरा आउटर लेयर का जो हिस्सा होता है कॉर्निया, इसको हम कहते हैं। कॉर्निया क्या है? सेकंड स्ट्रक्चर दैट लाइट स्ट्राइक्स, इट इज़ क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द आयरस। इसका क्या काम है? आयरस को कवर करता है। जो आयरस के दरमियान में एक अपर्चर होता है, प्यूपल कहते हैं उसको, एंड एंटीरियर चैम्बर, एंड प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द आईज ऑप्टिकल पावर। आई की जो मोस्ट ऑफ द पावर है, ऑप्टिकल पावर है, ये कॉर्निया फराहम कर रहा होता है। यहीं से रोशनी की शुआएं जो हैं वो रिफ्रैक्ट होकर आगे फर्दर जो है वो मूव कर रही होती है। टू फ्लैट hyperopia and farsightedness, if too steep myopia, nearsightedness, ये एरर ऑफ रिफ्रैक्शंस होती हैं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये अगर कॉर्निया बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाता है तो फिर हाइपरोपिया या फारसाइटेडनेस हो जाती है, जिसमें हमें दूर की चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं और करीब की चीज़ें देखने में इशू आ रहा होता है। और इफ़ टू स्टीप, अगर ये बहुत स्टीप हो जाए तो फिर क्या होता है कि मायोपिया हो जाता है और करीब की चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं और दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम हो रही होती है। इट नीड्स टू बी स्मूथ, राउंड, क्लियर एंड टफ। ठीक है, इसको कैसे, ये स्मूथ होता है, बिल्कुल इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है, और जो इसके ऊपर एक जो ये टीयर फिल्म होती है ये भी इसको स्मूथ रखती है, क्योंकि बहुत ही नाजुक है, बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है। इसकी कुछ लेयर्स इस तरह की हैं कि अगर वो डैमेज हो जाएं तो फिर दोबारा से उनका बनना मुश्किल हो जाता है, फिर कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ हो जाती हैं। तो इसकी जो शेप है राउंड और क्लियर होती है और स्मूथ ये होता है बहुत ज़्यादा, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और इसमें से जो कलर नज़र आ रहा होता है वो पीछे आयरस का कलर नज़र आ रहा होता है। इट इज़ लाइक अ प्रोटेक्टिव विंडो। आप ये समझ लें कि ये क्या है, कॉर्निया क्या है, एक प्रोटेक्टिव विंडो के तौर पे काम कर रहा होता है। इसका क्या फंक्शन होता है? एक तो रिफ्रैक्टिव पावर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरा ये काम कर रहा होता है कि ये प्रोटेक्टिव विंडो के तौर पर काम कर रहा है। अंदर का जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है, जो आयरस होता है, प्यूपल है, और पीछे लेंस है, सिलरी बॉडी है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जिस तरह एक्वस ह्यूमर है, जेली लाइक सब्सटेंस है, फिर पीछे लेंस के जो पीछे होता है विट्रस, ये तमाम चीज़ों की हिफाजत कर रहा होता है। द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इज़ टू लेट लाइट रेज एंटर द आई एंड कन्वर्ज द लाइट रेज। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि लाइट रेज जो हैं वो कहाँ से एंटर होती हैं? सक्लेरा से एंटर नहीं होती, बल्कि कॉर्निया से लाइट रेज एंटर होती हैं, और फिर ये क्या करते हैं, लाइट रेज जो है इसकी जो पार होती है, रिफ्रैक्टिव पार, वो क्या करती है, कन्वर्ज कर देती है लाइट रेज को।
लाइट रेज जब कन्वर्ज हो जाती हैं तो फिर ये फर्दर जो है वो अगले हिस्से पर जारी होती हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपको एक स्मूथ एक पार्ट नज़र आ रहा है, ये कॉर्निया कहलाता है। यहाँ से देखें ये कॉर्निया है, और यहाँ से देखें तो ये आपको जो एक नज़र आ रहा है पार्ट, ये कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, और ये कॉर्नियल रिंग्स आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ से नीचे से। ठीक है, ये साइड व्यू है इसका। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि ये वाइट पार्ट जो है सक्लेरा है, और ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ये आपको नज़र आ रहा है, जो ये इसको कहते हैं कॉर्निया। और ये दरमियान में जो आपको नज़र आ रही है ये प्यूपल है, और ये आइरस के दरमियान में एक अपर्चर होता है। तो कॉर्निया बेसिकली क्या करता है, कॉर्निया बेसिकली कर रहा होता है कि ये हमारी आँख को हमारी आँख की हिफाजत कर रहा होता है। इस तरह से हमारी आँख की हिफाजत भी होती है, और आँख के जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहा होता है। और लिम्बस का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जहाँ पर कॉर्निया और सक्लेरा का जंक्शन होता है, वहाँ पर ये एक ट्रांजिशनल जोन है, 2 mm वाइड होता है, दैट कंटेन्स ट्रेबेकुलर मैशवर्क। इसमें ट्रेबेकुलर मैशवर्क पर मुश्तमिल होता है, थ्रू विच एक्वस ह्यूमर इज़ ड्रेन्ड। एक्वस ह्यूमर जो है वो इसके ज़रिए से ड्रेन होता रहता है। ट्रेबेकुलर मैशवर्क क्या होती है, सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, जहाँ से जो कि हेल्प करता है एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज में। अब आपसे बार बार बात हो रही है कि एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज की बात हो रही है, तो हम ये देख लेते हैं कि एक्वस ह्यूमर एक्चुअली कहाँ पर होता है। अब कॉर्निया के पीछे जो प्लेस होती है वहाँ पर एक्चुअली एक्वस ह्यूमर होता है। अब ये देखिए कि एंटीरियर चैम्बर क्या है। द एंटीरियर चैम्बर इज फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इज अ क्लियर वाटरी फ्लूइड that fills the space between the back surface of the cornea and the front surface of the vitreous. Bathing the lens, the anterior and posterior chambers both are located in front part of the eye. In front of the lens, the eye receives oxygen through the aqueous. Aqueous क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है कॉर्निया के पीछे और लेंस के आगे। अब यहाँ पर एक स्पेस है, इस स्पेस को किसने अलहदा किया हुआ है, आयरस ने। आयरस ने इसको 2 चैम्बर्स में बदल दिया है। 2 चैम्बर्स में बदलने की वजह से क्या होता है कि जो अगला हिस्सा है जो कॉर्निया के पीछे है और आयरस के सामने है, उसको हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, और जो पिछला हिस्सा है जो आयरस के बैक साइड है और लेंस की फ्रंट साइड है, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। तो ये दोनों जो चैम्बर्स होते हैं, इन चैम्बर्स में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, एक्वस ह्यूमर जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और ये आँख का प्रेशर जो IOP है उसको नॉर्मल रखता है। अगर इसकी ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है कि फिर जो IOP बढ़ जाता है, इंट्राओकुलर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर जो डिजीज़ होती है उसको हम ग्लैकोमा कहते हैं, काला मोतिया हो जाता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, और फिर जितनी भी विजन चली जाए उसका दोबारा आना मुमकिन नहीं होता। लेकिन अगर इसको टाइम पर देख लिया जाए तो करेक्शन कर दी जाए, जहाँ से ब्लॉकेज हुई है वहाँ से इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट कर दिया जाए, मेडिसिन दे दी जाए, तो फिर क्या होता है कि जहाँ जितनी विजन रह गई हो उसको कोशिश की जाती है कि बचा लिया जाए। इट्स फंक्शन इज़ टू नरिश द कॉर्निया, आयरिस एंड लेंस। के एक्वस ह्यूमर का क्या फंक्शन होता है कि इसका फंक्शन होता है कि ये नरिश करता है कॉर्निया को, आयरिस को और लेंस को बाय कैरिंग न्यूट्रिएंट्स। इट रिमूव्स waste products excreted from the lens and maintain intraocular pressure and thus maintain the shape of the eye. एक तो आँख की शेप को भी बरकरार रखता है और आयरस कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन भी दे रहा होता है। This gives the eye its shape. It must be clear to function properly. ठीक है, ज़ाहिर है इसको प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए। अब हम इसको ज़रा देखते हैं, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ से देखिए कि ये जो सेलरी बॉडी है इसका एक पार्ट होता है सेलरी प्रोसेस, यहाँ से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ से एक्वस ह्यूमर यहाँ से मूव करता हुआ, ये देखिए ये पोस्टीरियर चैम्बर है, ये लेंस के सामने वाला हिस्सा और आइरिस की बैक साइड। यहाँ से देखिए एक्वस ह्यूमर यहाँ से मूव करता हुआ प्यूपल में से गुजरता है और
ये जो एंगल है यहाँ पर ट्रेबेकुलर मेशवर्क होती है और यहीं पर लिम्बस है, ये लिम्बस है और यहाँ पर इसके साथ ट्रेबेकुलर मेशवर्क होती है। सीव लाइक स्ट्रक्चर जैसे छलनी होती है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसमें से ड्रेनेज इसकी होती रहती है। और इस साइड से भी देखिए, यहाँ से बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से एक्वस ह्यूमर सिलरी प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से मूव किया और ये प्यूपल से होता हुआ ये आकर यहाँ एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर में इसकी ड्रेनेज होती है। ठीक है, और ये बैक साइड जो लेंस की बैक साइड है यहाँ पर विट्रस होता है। ठीक है, और ये लेंस की अगला हिस्सा ये एंटीरियर चैम्बर और ये पोस्टीरियर चैम्बर, ये दोनों चैम्बर्स में एक्वस ह्यूमर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो आँख की शेप को भी बरकरार रखता है और इसके अलावा आँख के डिफरेंट हिस्सों को न्यूट्रिशन भी दे रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, आयरस की बात करते हैं हम। अच्छा जी, मिडल लेयर में जो एक पार्ट होता है आयरस, मिडल लेयर में आप देखेंगे 3 पार्ट्स होते हैं, कोराइड है, सिलरी बॉडी है और आयरस है। तो सबसे पहले आयरस की बात कर लेते हैं। आयरस क्या फंक्शन करता है? द आयरस इज़ द पिगमेंटेड टिश्यू लाइंग बिहाइंड द कॉर्निया दैट गिव्स कलर टू द आई। सबसे बड़ा काम क्या, आयरस जो आँख का कलर होता है, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट शेड्स के आईज़ होती हैं, ब्राउन कलर्स हैं, इसके अलावा ग्रीन कलर हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर्स होते हैं, ग्रे कलर्स हैं, ब्लू आइज़ होती हैं, ये डिफरेंट जो खूबसूरत रंगों की जो आँखें हैं, ये सारे रंग जो हैं वो आयरस के होते हैं। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कलर्स की जो आइज़ होती हैं ये आयरस के कलर की वजह से होती है। दैट गिव्स कलर टू द आइज़ एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई बाय वेयरिंग द साइज ऑफ द पिपिलरी ओपनिंग। अब ये देखें कि आयरस के अंदर जो अपर्चर होता है, आयरस के अंदर जो अपर्चर है वहाँ से रोशनी की शुआएं कॉर्निया से गुजरती हैं और फिर इस अपर्चर से अंदर दाखिल होती हैं। अब कॉर्निया से दाखिल होने के बाद कॉर्निया तो उनको रिफ्रैक्ट कर देता है। आगे क्या होता है कि जो आयरस है वो अब लाइट जो एंटर हो रही है उसकी अमाउंट को कंट्रोल करता है। इट फंक्शंस लाइक अ कैमरा। द कलर ऑफ द आयरस अफेक्ट्स how much light gets in. The iris controls light constantly, adapts to lighting changes and is responsible for near point reading. See close, pupil must constrict. जब हम near के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, पढ़ते हैं, कोई करीब का काम करते हैं तो फिर क्या होता है, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। प्यूपल इट इज़ अ वेरिएबल साइज ब्लैक सर्कुलर opening in the center of the iris that regulates the amount of the light that enters the eye. The pupil needs to be round in order to constrict. अब pupil क्या करती है, constrict होती है और dilate होती है, ज़्यादा रोशनी में कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है ताकि बहुत ज़्यादा रोशनी आँख के अंदर ना जाए, और जब बहुत डिम लाइट होती है तो ये डायलेट हो जाती है ताकि क्या हो कि ज़्यादा अमाउंट आँख के अंदर दाखिल हो सके और हम देखने का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर सकें। अब कंस्ट्रिक्टेड और डायलेटेड की बात ज़रा क्लियर कर लेते हैं। कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल अकर्स व्हेन द प्यूपल साइज इज रिड्यूस टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आयरस ऑफ रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन ऑफ द आयरस डायलेटर मसल्स। अब जो आयरस के अंदर मसल्स होते हैं, डायलेटर मसल्स होते हैं, उनका वो रिलैक्स कर रहे होते हैं और प्यूपल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। द आयरस कॉन्स्ट्रिक्ट विद ब्राइट इल्यूमिनेशन विद सर्टन ड्रग्स एंड कैन बी ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशंस। अगर ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशंस हैं उनमें भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। कुछ सर्टन कोई ख़ास स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं उनमें भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती है और जब ब्राइट लाइट होती है उसमें भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। और डायलेट क्या होता है कि जब ये मसल्स होते हैं आयरस के डायलेट करने वाले, और डायलेट पीपल इज़ एन एनलार्ज पीपल, ये एनलार्ज पीपल होती है, डायलेट हो गई होती है, रिजल्ट फ्रॉम कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द डायलेटर मसल। डायलेटर मसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं और रिलैक्स कर रहे होते हैं ऑफ द आयरस स्फिंक्टर, जब आयरस का स्फिंक्टर जो मसल्स है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, उस वक्त जो प्यूपल होती है वो डायलेट करती है। इट अकर्स नॉर्मली इन डिम लाइट, डिम इल्यूमिनेशन और मे बी प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन ड्रग्स एंड और रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लंट ट्रॉमा। ठीक है,
मिड्रियाटिक्स जो है उनकी वजह से सर्टन ड्रग्स होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि ये ऐसा होता है कि ये डायलेट हो जाती है। अब हम देखें तो सामने से देखें, आपको नज़र आ रहा है, क्लियर कर देते हैं दोबारा से। ये जो मिडल यूवियल ट्रैक की बात कर रहे हैं ना, हम आयरस की बात कर रहे हैं, आयरस कौन सा हिस्सा है, ये देखिए, ये जो मिडल लेयर है ना आपको नज़र आ रही है, ये कोराइड है, और कोराइड के आगे यहाँ पर देखिए ये सिलरी बॉडी है, और ये इसका अगला हिस्सा जो है उसको हम आयरस कहते हैं, और आयरस के दरमियान में जो ये अपर्चर है इसको प्यूपल कहा जाता है। यहाँ से देखिए ये आयरस है, और यहाँ से देखिए तो ये कॉर्निया के पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो आयरस है, और दरमियान में ये जो अपर्चर है इसको हम कहते हैं प्यूपल। और जब ज़्यादा रोशनी होती है तो फिर क्या होता है, ये प्यूपल जो है ये ज़्यादा रोशनी में आँख में दाखिल नहीं होने देती ज़्यादा रोशनी को, और ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। और जब डिम लाइट में हम जाते हैं तो ये प्यूपल जो है क्या करती है, ये फैल जाती है ताकि ज़्यादा अमाउंट जो है लाइट की वो अंदर दाखिल हो सके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। कोराइड, कोराइड क्या है, वेस्कुलर लेयर होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर, वेस्कुलर मेजर ब्लड वेसल, सेंट्रल लेयर ऑफ द आई, लाइंग बिटवीन द रेटिना एंड द स्क्लेरा, एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द आउटर लेयर ऑफ द रेटिना थ्रू ब्लड वेसल्स, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक। ये यूवियल ट्रैक का एक पार्ट होता है। लेंस क्या है, द लेंस इज द नेचुरल लेंस ऑफ द आई, क्रिस्टलाइन लेंस, ट्रांसपेरेंट बायकॉन्वेक्स इंट्राऑक्यूलर टिश्यू that helps bring rays of light to focus on the retina. It bends light but not as much as the cornea. लाइट जो है उसकी जब लाइट रेज अंदर दाखिल होती हैं तो कॉर्निया जो है उनको रिफ्रैक्ट करता है, लेकिन इसके बाद जब ये आयरस से पीपल से होती हुई लेंस पर आती हैं तो लेंस भी इनको रिफ्रैक्ट करता है, लेकिन कॉर्निया से कम करता है। दूसरा ये कि दोनों साइड से कॉन्वेक्स होता है लेंस जो है, एंड इट इज़ सस्पेंडेड बाय फाइन लिगामेंट्स, दोनों तरफ से सस्पेंडेड होता है। जो जोन्यूल्स होते हैं या सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं उन्होंने इसको होल्ड किया हुआ था। अटैच्ड बिटवीन सिलरी प्रोसेसेस, इट हैज़ टू बी क्लियर, हैज़ टू हैव अ पावर ऑफ अबाउट +16 and has to be pliable so it can control refraction. This becomes less pliable as you age leading to presbyopia. होता क्या है कि जैसे जैसे एज बड़ी होती जाती है तो इसकी जो रिलैक्सिबिलिटी है, इसकी जो एलास्टिसिटी है वो सॉरी इसकी जो एलास्टिसिटी है वो थोड़ी कम होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि ये एलास्टिसिटी जो होती है, इसका कर्व जो होता है वो दूर और नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए कम या ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो हार्ड हो जाते हैं और वो इस तरह से इतनी हेल्प नहीं कर रहे होते, क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो इसकी हेल्प कर रहे होते हैं कि ये थिन या थिक हो जाता है। दूर की चीज़ें देखनी है, नज़दीक की चीज़ें देखनी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इसकी अकोमोडेशन होती है और ये थिक या थिन होता रहता है। अब यहाँ से अगर हम इस पार्ट को गौर से देखें, जी ये देखिए, ये लेंस है, ये कॉर्निया है, ये आयरस है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, आई एम सॉरी गला खुश्क हो गया ज़रा जी। बेसिकली मेन चीज़ें हम देख लेते हैं। ये कॉर्निया है, ये आयरस है और ये लेंस है, और ये आयरस के दरमियान में जो अपर्चर है ये प्यूपल है। अच्छा जी, सिलरी बॉडी क्या है? सिलरी बॉडी द circumferential tissue, a ring of tissue between the end of the choroid and the beginning of the iris.
inside the eye composed of the ciliary muscles involved in lens accommodation and control of intraocular pressure and thus the shape of the lens and 70 ciliary process that produce aqueous fluid. जी, सिलरी बॉडी क्या करता है? सिलरी बॉडी का एक पार्ट होता है सिलरी प्रोसेस, ये प्रोड्यूस करता है एक्वस फ्लूइड, ठीक है। और इस पे सिलरी बॉडी से निकलने वाले सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं उन्होंने लेंस को होल्ड किया होता है और लेंस की इलास्टिसिटी, लेंस की थिकनेस या थिननेस सिलरी बॉडी जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। और ये कहाँ पर होता है? कोराइड के बाद सिलरी बॉडी, और सिलरी बॉडी से आगे जो होता है वो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं आयरस, ठीक है। अब हम बात करते हैं विट्रस ह्यूमर की। जी, विट्रस ह्यूमर क्या है? हमने पहले देखा पिक्चर में कि लेंस के बाद एक पूरा रेटिना एक इनर मोस्ट लेयर है और लेंस के बाद जो एक जेली लाइक सब्सटेंस है, एक फ्लूइड होता है, उसको विट्रस कहा जाता है, विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। विट्रस ह्यूमर चैम्बर इज द ट्रांसपेरेंट कलरलेस जेलेटेशन मेस दैट फिल्स नियर 2/3 ऑफ द आईबॉल। और ये भी आप देखेंगे आईबॉल की शेप भी बरकरार रख रहा होता है और कलरलेस जेलिटेशन है और इसमें से रोशनी की शुआएं गुजर कर आगे जा रही होती हैं बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। it has to be clear so light can pass through it and it has to be there or eye would collapse। अगर ऐसा हो I'm sorry, अगर आई को कोई चोट पहुँचे, कोई नुकसान पहुँचे, तो ये अगर एक दफ़ा विट्रस जेल जो है वो निकल जाए, जो आई जो है वो क्या हो जाती है, बैठ जाती है और क्या होता है कि ये दोबारा से नहीं बनता। तो विट्रस ह्यूमर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आँख की शेप करने में, आँख को शेप देने में और इसमें से रोशनी की शुआएं गुजर के आगे रिफ्रैक्ट होती हैं। अब जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे आगे, सबसे इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई होता है, सबसे अहम हिस्सा होता है रेटिना। The retina is the light sensitive nerve tissue in the eye that converts images from the eye's optical system into electrical impulse that are sent along the optic nerve to the brain। होता क्या है कि रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव नर्व टिश्यू है जो क्या करता है, इमेजेस जो जहाँ पर बनते हैं उन इमेजेस को ऑप्टिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल देता है ऑप्टिकल सिस्टम में। और फिर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक जाती है और हमें पता चलता है हम क्या देख रहे हैं। Forms a thin membranous lining of the rear 2/3 of the globes, consist of layers that include two types of cells, rods and cones। इसमें दो तरह के cells जो हैं वो बहुत important हैं, rods and cones। There is no retina over the optic nerve which causes a blind spot। जहाँ पर blind spot होता है वहाँ पर retina, rods and cones ये नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई sight नहीं होती। There is this is the sightless area within the visual field of a normal eye। It is caused by absence of light sensitive photoreceptors where the optic nerve enters the eye। क्या होता है कि जहाँ ऑप्टिक नर्व आँख में जहाँ से एंटर होती है, सक्लेरा को पायर्स करके निकलती है, वेसल्स वहाँ से पायर्स करके निकल रही होती हैं और ये वो जगह होती है जहाँ पर रेटिना जो है वहाँ पर नहीं होता, मतलब और जो रेटिना के इम्पोर्टेंट जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर मौजूद नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है कि यहाँ पर विजन जो है वो पॉसिबल नहीं होती और रॉड्स एंड कॉन्स वहाँ पर नहीं होते, जिसकी वजह से उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अब इनकी कॉन्स एंड रॉड्स की हम डिटेल देख लेते हैं कि कॉन्स एंड रॉड्स जो हैं
वो क्या रोल अदा कर रहे होते हैं। रेटिना के अंदर जो कॉन्स होते हैं, द कॉन्स आर द लाइट सेंसिटिव रेटिनल रिसेप्टर सेल्स दैट प्रोवाइड द शार्प विजुअल एक्विटी, डिटेल विजन एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन, मोस्ट न्यूमेरस इन मैकुलर एरिया। अब क्या होता है, कॉन्स कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, मैकुला के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, कलर डिस्क्रिमिनेशन में मदद करते हैं और ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं। फंक्शन अंडर ब्राइट लाइटनिंग। जो रॉड्स होते हैं, द लाइट सेंसिटिव स्पेशलाइज्ड रेटिनल रिसेप्टर्स सेल्स दैट वर्क एट लो लाइट लेवल्स, नाइट विजन. The rods function with movement and provide light-dark contrast. It makes up us a peripheral vision. जो रॉड्स होते हैं वो हमारी पेरिफेरल विजन बना रहे होते हैं, जबकि जो कॉन्स होते हैं वो हमारी कलर विजन जो है और सेंट्रल विजन में हेल्प कर रहे होते हैं। अगर कॉन्स की डिस्ट्रॉफी हो जाती है तो हमारी सेंट्रल विजन में प्रॉब्लम आते हैं और हमारी कलर विजन में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। जबकि अगर रॉड्स में इशू आ रहा होता है जो कि रेटिना की पेरिफेरी में मौजूद होते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि ये वाइट ब्लैक में हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, जब हम अंधेरे में कम रोशनी में जा रहे होते हैं तो हमें वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के कलर्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे होते, बल्कि हमें चीज़ें वाइट ब्लैक ही नज़र आ रही होती हैं जी। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं मैक्यूला। मैक्यूला क्या है, इट इज़ द येलो स्पॉट इन द स्मॉल थ्री सेंट्रल एरिया of the retina, 3% central area of the retina surrounding the fovea. अब फोविया सेंट्रल्स के इर्द गिर्द जो एरिया होता है येलो स्पॉट है और इसको मैक्यूला कहा जाता है. इट इज़ द एरिया ऑफ एक्यूट सेंट्रल विजन. एक्यूट सेंट्रल विजन का ये एरिया होता है यूज फॉर रीडिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग फाइन डिटेल्स एंड कलर्स. विद इन दिस एरिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्स. सबसे ज़्यादा कॉन्स जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं और ये जो एरिया है बहुत इम्पॉर्टेंट है. और दूसरा जो हिस्सा रेटिना का है वो है फोविया. द फोविया इज़ द सेंट्रल पिट इन द मैक्यूला दैट प्रोड्यूसेस द शार्पेस्ट विजन. इट कंटेन्स अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्स विद इन द मैक्यूला एंड नो रेटिनल ब्लड वेसल्स. यहाँ पर देखे जाने वाली चीज़ का असल इमेज जो है वो बन रहा होता है. अब हम पिक्चर को ज़रा देख लेते हैं. रेटिना, ये रेटिना है, ये विट्रस ह्यूमर है, यहाँ पर जेली लाइक सब्सटेंस है, लेंस है, लेंस के पीछे विट्रस ह्यूमर है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं. इसके अलावा क्या है, यहाँ पर मैक्यूला है. ये देखिए यहाँ पर प्रोमिनेंट, यहाँ पर मैक्यूला होता है और फोविया सेंट्रल्स है. ये रेटिना है, पूरी अंदर वाली लेयर जो होती है. और ऑप्टिक नर्व जो है ये स्क्लेरा को पायर्स करके यहाँ से ये सारी नर्व्स जो है ये बाहर निकल रही हैं, ब्लड वेसल्स बाहर निकल रही होती है. कोराइड है, रेड कलर से आपको नज़र आ रहा है, विट्रस जेल है ये, और बाकी जो पार्ट है हम सारे देख चुके हैं. ठीक है, आगे हम चलते हैं. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. एक और बात बतानी थी आपको कि ये जो आपको नज़र आ रही है ना पेरिफ्री, ये सारी पेरिफ्री जो है ना रेटिना की पेरिफ्री, यहाँ पर रॉड्स होते हैं और ये जो मैक्यूला है यहाँ पर कॉन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं. अब ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं तो ऑप्टिक नर्व के क्या फंक्शंस हैं और ये क्या करती है. ऑप्टिक नर्व क्या है, इज़ द लार्जेस्ट सेंसरी नर्व ऑफ द आई. It carries impulses for sight from the retina to the brain. Electrical impulse को कहाँ तक लेकर जाती, ब्रेन तक लेकर जाती है. Composed of retinal nerves, fibers that exit the fibers पर मुश्तमिल होती है, that exit the eyeball through the optic disc. optic disc के ज़रिए से वो eyeball से ये nerve fibers जो है वो बाहर निकल रहे होते हैं. Traverse the orbit, pass through the optic foramen into the cranial cavity where they meet fibers from the other optic nerve at the optic chiasma. जो optic chiasma है वहाँ पर क्या होता है, जो nasal fibers होते हैं वो एक दूसरे से क्रॉस कर रहे होते हैं और हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम देखने जो मुख्तलिफ इमेजेस हम देख रहे हैं
उनकी डेप्थ, उनकी जो शेप है, उनकी डेप्थ है, उनके कलर्स हैं, वो सारा मुकम्मल एक हमारी विजुअल एक्टिविटी जो है उसको हमें बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स क्या हैं? ये 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं जो आई की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। देयर आर 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स इन ईच आई। Rectus muscles, there are 4 rectus muscles that are responsible for straight movements: superior upward, inferior lower, lateral towards the outside or away from the nose, and medial towards the inside or towards the nose. Oblique muscles कौन से हैं? There are 2 oblique muscles that are responsible for angled movements. The superior oblique muscles control angled movements upwards towards the right or left. Inferior oblique muscles control angled movement downwards towards the right or left. अब ये देखिए कि ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो मसल्स होते हैं ये हमारी मूवमेंट को, आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब हम दाएं बाएं ऊपर नीचे देख रहे होते हैं तो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ही हैं जो हमारी मदद कर रहे होते हैं। जब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या होता है, आई मूवमेंट्स जो हैं उनमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और आई एलिमेंट्स जो हैं उसमें भी इश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं। जी, इस पिक्चर को अगर हम गौर से देखें तो आपको इसमें मसल्स नज़र आ रहे होंगे। जी, ये कॉर्निया, प्यूपल, ये ऊपर जो है कॉर्निया है, ये इसके पीछे आइरस, ये प्यूपल, और ये जो है सक्लेरा वाइट पार्ट, ये देखिए ये पूरा कवर है, एनवेलप है, और यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स को पाइट्स करके गुजर रही है। ठीक है, अब ये जो ये देखिए ये है सुपीरियर रेक्टस मसल और ये है लेटरल रेक्टस मसल। रेक्टस मसल कितने हैं? 2 रेक्टस मसल्स हैं। जी, अब है ऑब्लिक मसल्स, सुपीरियर ऑब्लिक मसल, दिस इज सुपीरियर ऑब्लिक मसल। मीडियल रेक्टस मसल यहाँ पर है, ये मीडियल रेक्टस मसल है, और ये क्या है, ये है लेटरल रेक्टस मसल, ये है इंफीरियर रेक्टस मसल, और ये है इंफीरियर ऑब्लिक मसल। अब ये जो मसल्स हैं 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, ये तमाम मसल्स जो है आई की मूवमेंट को, जब हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, साइड पर देख रहे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे जब हम देखते हैं तो ये जो मसल्स हैं ये हमारी हेल्प कर रहे होते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में। इस तरह हमें बहुत आसानी से हम मुख्तलिफ़ अशिया को, आई बॉल को मूव करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने फंक्शंस ऑफ आई को पढ़ा है कि आँख के जो डिफरेंट हिस्से होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उनके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे आउटर लेयर है उसमें सक्लेरा है, कॉर्निया है और लिम्बस है। जो मिडल लेयर होती है उसमें कोराइड, सिलरी बॉडी और आइरस होते हैं। और इसके अलावा जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो रेटिना होती है। इसके अलावा इंटीरियर ऑफ द आई बॉल देखें तो एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर है, और उन दोनों चैम्बर्स के अंदर एक्वस ह्यूमर एक सब्सटेंस, एक फ्लूइड होता है जो आईओपी को कंट्रोल, आईओपी जो है इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो इसकी वजह से बन रहा होता है। अगर इसकी ड्रेनेज ना हो तो फिर क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो रेज हो जाता है, और इसके कई रीजंस हो सकती हैं। अब आगे जब हम कॉजेज़ पढ़ेंगे तो फिर उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या रीजंस होती हैं और किस तरह से इसकी ड्रेनेज में प्रॉब्लम आती है। जी, फिर हमने पढ़ा कि लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है और बाई कॉन्वेक्स होता है, और रिफ्रैक्टिव पावर होती है इसकी, जो कि जिसकी वजह से जो रोशनी की शुआएं हैं वो रेटिना पर जाकर फोकस हो रही होती हैं। फिर हमने विट्रस बॉडी का भी पढ़ा। विट्रस बॉडी, विट्रस जो ह्यूमर है वो क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस है, बिल्कुल क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, और उसमें से रोशनी की शुआएं गुजरती हैं और रेटिना पर जाकर फोकस हो रही होती हैं। फिर हमने डिफरेंट इनर पार्ट, जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें कॉन्स एंड रॉड्स के बारे में पढ़ा। ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ा। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसको लेकर इलेक्ट्रिक इम्पल्स में
जो इमेज होता है उसको बदल देती है और उसको लेकर जाती है ब्रेन तक। इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसको, जो इमेज बना हुआ है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसको लेकर जाती है हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ उस पार्ट में जहाँ पर हम देखने के काबिल होते हैं, वहाँ पर हमें देखी जाने वाली चीज़ का सही इमेज जो है वो हमें पता चल रहा होता है। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो सेकंड लेक्चर होगा हम उसमें पढ़ेंगे कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसकी कितनी, जो विजुअल इम्पेयरमेंट की क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं और डिफरेंट जो इसकी टाइप्स हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की वो क्या क्या होती हैं। इंशाल्लाह फ़र्दर हम इसकी कॉजेज़ और फर्दर डिटेल्स इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आई का स्ट्रक्चर और इसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शनिंग और फिजियोलॉजी की समझ आती जाएगी कि इनके फंक्शंस जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब ये काम करना छोड़ देते हैं ये फंक्शन डिफरेंट हिस्से, तो फिर क्या होता है, कौन कौन सी जो आई डिज़ीज़ हैं वो होती हैं और उनकी वजह से फिर विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो पेशेंट को हो जाती है, पर्सन को हो जाती है और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो उसकी जो बसारत है वो सवेयर, माइल्ड, मॉडरेट किसी भी ग्रेड पर जा सकती है। वो टोटली ब्लाइंड भी हो सकता है और लो विज़न भी हो सकता है। माइल्ड उसकी विज़न जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, लो विज़न हो सकता है और सवेयर विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, टोटल ब्लाइंडनेस हो सकता है, टोटली ब्लाइंड भी हो सकता है और ये हो सकता है कि उसको परसेप्शन ऑफ लाइट हो। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।